हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेल्टर। दोस्तों, आज हम लोग जुलाई 2025 के प्रतियोगिता दर्पण का पार्ट 2 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल की जो भी टॉपिक है उस पे हम लोगों ने एमसीक्यू देख लिया था और काफ़ी अच्छे से वहाँ पे हम लोगों ने इसे डिटेल में देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी पिन कर दिया जाएगा, आप वहाँ से जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। और आज जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, जो इसका पोर्शन है अर्थव्यवस्था वाला जो रहता है वो, इसके अलावा मिसलेनियस और स्पोर्ट्स, ये तीन सेक्शन को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से जो है अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपका हर एक एग्जाम में फ़ायदेमंद होगा जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अगर आपको इस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे जो है ग्रुप में इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न को। देखिए, जो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं वो इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन को कर रहे हैं। आर्थिक वाणिज्य जो परिदृश्य दिया हुआ रहता है उसे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला यहाँ पे प्रश्न है कि विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट एक्चुअली क्या है कि अभी हाल में जो है ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 2025 में भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितना रहने वाला है, इसके ऊपर एक जो है वो रिपोर्ट आया था। और वो रिपोर्ट क्या था, तो वो था विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट। तो वही पूछा जा रहा है कि ये रिपोर्ट आखिर जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक विश्लेषण एवं नीति डिवीजन, या फिर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, या एशियन डेवलपमेंट बैंक, कौन ये रिपोर्ट जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस रिपोर्ट में ये बोला गया था कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.3 रहने वाला है। 6.3% जो है वो भारत का जीडीपी ग्रोथ होगा। देखो, ये क्या है कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। जब इसका जनवरी में आया था तो उसमें बोला गया था कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ होगा 2025 में वो 6.6 होगा, लेकिन जब मई में ये रिपोर्ट द्वारा जारी किया गया है तो उसमें बोला गया है कि 6.3% होगा। तो हमें उतना परसेंटेज के ऊपर नहीं जाना है, हमारे लिए जो मेन याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट। तो ये जारी करता है यूएनओ का जो आर्थिक विश्लेषण और नीति डिवीजन है उसके द्वारा जारी किया जाता है। ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो एल्युमिनियम उत्पादन में जो है भारत वो दूसरे नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे भारत है और फर्स्ट नंबर पे जो है आपका चाइना है। चाइना विश्व में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का उत्पादन करने वाला देश है। अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि भारत जो है वो 2024-25 में बहुत सारे ऐसे मिनरल हैं जिसके उत्पादन में काफ़ी अच्छे जो है बढ़ोतरी हासिल की है, रिकॉर्ड बनाया है। जैसे अगर हम लोग बात करें आयरन की, तो आयरन का जो उत्पादन हुआ है भारत में इस बार 2024-25 में वो 289 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है और ये काफ़ी अच्छा है। पिछली बार से जो है 4.3% ज़्यादा का उत्पादन इस बार हुआ है। इसी तरीके से बाकी जो मिनरल्स हैं जैसे मैग्नीज हो गया या फिर आपका बॉक्साइट हो गया, तो ये सारे में भी जो है वो अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। लेड वगैरह इन सब में अच्छा देखने को मिला है। लेकिन यहाँ से जो मेन क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा, एल्युमिनियम में भारत दूसरे स्थान पे है। और एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि 2024-25 में जो है भारत ने 289 मिलियन टन आयरन का उत्पादन किया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? देखिए, लौह अयस्क यहाँ पे पूछा जा रहा है और ऑप्शन दिया हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ। भारत अगर लौह अयस्क की बात की जाए तो उसमें फोर्थ नंबर पे है। वहीं अगर राज्यों में बात किया जाए तो उड़ीसा, कर्नाटक, ये सारे जो स्टेट है, झारखंड, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में लौह अयस्क का उत्पादन होता है। वहीं अगर बात करें रिफाइंड कॉपर के उत्पादन में, तो रिफाइंड कॉपर के उत्पादन में भी भारत जो है टॉप 10 उत्पादक देशों में शामिल है।
देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के साथ दुर्लभ खनिज अर्थात रेयर अर्थ मेटल मिनरल के लिए समझौता किया है। ऑप्शन दिया हुआ है रूस, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अभी हाल में क्या हुआ है कि यूक्रेन के साथ जो है यूएसए ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि आपको जो हम इतना हेल्प कर रहे हैं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, तो आप हमें जो है अपने यहाँ का जो रेयर अर्थ मेटल है वो हमें आप दीजिए, तब आपको जो है यूएसए यूक्रेन का हेल्प करेगा। आपको मालूम होगा कि यूक्रेन और रसिया में जो है वो आपका युद्ध चल रहा है पिछले कई सालों से, तो उसी का परिणाम है कि यूएसए जो है उसके साथ ये डील किया है। वहीं अगर बात करें रेयर अर्थ मेटल की, तो रेयर अर्थ मेटल में आपका जो है मिल आ जाता है, लिथियम आता है, फिर यूरेनियम आता है, और ये सारे ऐसे धातुएं हैं जो कि चाहे एनर्जी लेवल पे देखा जाए या फिर रणनीतिक लेवल पे जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। लिथियम, टाइटेनियम, यूरेनियम, ये सारे चीज़ें, तो इसलिए इनको जो है रेयर अर्थ मेटल बोला जाता है। और रेयर अर्थ मेटल का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो चीन है। अभी तक विश्व के जो भी देश हैं वो अधिकांशतः चीन पे ही रेयर अर्थ मेटल के लिए डिपेंडेंट है, और कभी कभी जो है चीन की यहाँ पे मोनोपोली भी देखी जाती है। इसलिए बाकी के देश अन्य ऑप्शन को भी तलाश रहा है। उसी क्रम में जो है यूक्रेन के साथ यूएसए ने यहाँ पे ये डील किया है। इसके अलावा यूएसए जो है वहाँ पे जो गैस और ऑयल है उन सभी को भी जो है निकालने में यूक्रेन की हेल्प करेगा, और उसके लिए भी इन्होंने ये डील किया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है भारत की पहली डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बिंझिंगम पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देखो जो नया एक पोर्ट बनाया गया है बिझिंगम पोर्ट, ये बनाया गया है केरल में, और इसे जो है भारत सरकार के साथ साथ अडानी जो ग्रुप है दोनों ने मिल के ये पोर्ट बनाया है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म आ रहा है डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो आपका कोई एरिया है, आप उस एरिया में जो है वो छोटी गाड़ियां ही जा सकती है, बड़ी गाड़ी जो है वहाँ तक नहीं जा सकती है। तो आप जो है छोटे छोटे आपके यहाँ जो प्रोडक्ट है अगर आपको उसको निकालना होगा तो आप छोटे गाड़ियों में ला के और फिर एक बड़े जो है वो वाहन में आप उसे ट्रांसपोर्ट करोगे, और फिर वहाँ से वो जो है कहीं दूसरी जगह जाएगा। ठीक इसी प्रकार भारत भी क्या था, अभी तक जो भी समुद्री रास्ते से उसे भेजना होता था, निर्यात करना होता था या आयात जो भी करना होता था, वो सारे गुड्स जो है वो छोटे वाहनों के द्वारा पहले एक आपका जो दुबई वाला एरिया है, दुबई, कोलंबो, सिंगापुर, इन सारे क्षेत्रों में भारत से भेजा जाता था। ठीक है, मान लो भारत में अगर कोई भारत का कोई प्रोडक्ट जो है वो यूरोपियन कंट्री में जाना है या कहीं भी जाना है, तो भारत में बड़े बड़े जहाज़ नहीं आ पाते थे, क्योंकि जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ पे कोई ऐसा पोर्ट नहीं बना हुआ था जहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ आकर रुक सके। इसलिए भारत जो है पहले दुबई, सिंगापुर या कोलंबो पोर्ट पे अपने गुड्स को जो है छोटे जहाज़ों में करके भेजता था। और इस पोर्ट के बनने के बाद भारत का इन देशों पे जो है निर्भरता कम हो जाएगा, और इसके अलावा भारत को जो है काफ़ी सारे पैसों की भी बचत होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बताया गया कि ये जो पोर्ट है वो अडानी समूह और भारत सरकार दोनों के द्वारा मिलकर बनाई गई है, और इस पोर्ट के निर्माण में निर्माण के बाद सिर्फ एक साल में 22 करोड़ डॉलर का जो है वो सालाना बचत होगा। मतलब एक साल में 22 करोड़ डॉलर का बचत होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं ये जो पोर्ट है वो कितना ज़्यादा जो है भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है। और सिर्फ इकोनॉमिकल वाइज नहीं, अगर बाकी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो और भी बाकी जो आसपास की कंट्री है वहाँ से भी जो है भारत में जो गुड्स है वो सप्लाई किया जाएगा, और उनको जो है वो दूसरे देशों में पहुँचाने में भारत जो है अपने पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है। और बाकी के भी कंट्री यहाँ पे जो आसपास की कंट्री है वो बड़े बड़े जो शिप है यहाँ पे ला सकते हैं। अभी हाल ही में एक टर्की का सबसे बड़ा जो शिप है, कंटेनर शिप, वो यहाँ पे आया था, और वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शिप है। तो ये पोर्ट जो है काफ़ी फ्यूचर में भी भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार जनगणना किस सूची का विषय है। तो देखिए जैसा हम लोग जानते हैं कि 3 प्रकार की सूचियाँ होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो जनगणना का विषय है, जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा।
अब ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि जनगणना करवाया जाने वाला है। और और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। तो अनुच्छेद भी आपको याद रखना है, 246, अनुच्छेद 246 246 में जनगणना के बारे में बात की गई है, ये संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न इसी से है कि आज़ादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना किस वर्ष संपन्न कराई जाएगी? तो ये कराया जाएगा 2026 में। 2026 में जो है वो जातीय जनगणना करवाई जाएगी। तो ये जातीय जनगणना पहले भी अगर आप देखें तो जो जनगणना होता था उसमें एससी और एसटी इन दोनों का जो है वो रहता था कि किस राज्य में कितनी जनसंख्या है इन दोनों आबादियों की। इस बार क्या है कि इसमें 2 कैटेगरी और ऐड हो जाएगा, एक ओबीसी और एक यूआर अर्थात जनरल अनरिजर्व्ड। तो इन दोनों को भी जो है इस बार शामिल किया जाएगा। तो वो पता चलेगा कि टोटल जो है कौन सी कैटेगरी के लोग किस स्टेट में ज़्यादा है। तो यही आपका जातीय जनगणना है। और ये करवाया इसलिए जा रहा है क्योंकि बहुत सारे जो राज्य है वो अपने स्तर पे जातीय सर्वेक्षण करवा रहे थे। जनगणना चूँकि राज्य का विषय नहीं है तो वो लोग जातीय सर्वेक्षण करवा रहे थे और नाम दे रहे थे जातीय जनगणना का। बहुत सारी जगह से ये डिमांड उठ रही थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो चूँकि जनगणना हो ही रहा है तो 2026 में, तो उसमें जो है ये चीज़ को भी ऐड कर दिया गया कि बाकी जो 2 कैटेगरी है उन्हें भी इस पर काउंट कर लिया जाएगा, उनकी कास्ट को भी काउंट कर लिया जाएगा। तो ये जो हमारा इस बार का जनगणना होगा उसी जो है जातीय जनगणना तो बोला जा रहा है, लेकिन मेन उसका पर्पस ये है कि सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने का काम करे और दूसरा नीति निर्माण में जो है पारदर्शिता लाए। इन 2 उद्देश्यों से जो है ये जनगणना करवाई जा रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है ध्यान में रखना है। और इसका जो नाम है वो जातीय जनगणना नहीं है, इसका नाम है सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना। तो उस चीज़ को भी आप समझ लीजिए कि इसका पूरा नाम आ जाएगा सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना। ओके, देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक रक्षा उत्पादों का निर्यात 50,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है? भारत सरकार कब तक बोला है कि हम अपना जो डिफेंस का निर्यात है वो हम लोग 50,000 करोड़ कर लेंगे। तो ये जो टारगेट रखा गया है ये रखा गया है 2029 तक का, 2029। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि भारत अभी अगर आप देखें तो भारत जो है 2024-25 में लगभग 80 देशों को जो है 23,622 करोड़ रुपए का जो है वो डिफेंस प्रोडक्ट का निर्यात किया है। निर्यात मतलब कि अपने देश से किसी दूसरे देश में जो है प्रोडक्ट को भेजना वो कहलाता है निर्यात। और आयात क्या कहलाता है कि कहीं दूसरी जगह से जो है अपने यहाँ मंगवाना किसी प्रोडक्ट को, वो आयात कहलाता है। तो हम यहाँ से बात कर रहे हैं रक्षा उत्पादों के निर्यात के बारे में, मतलब कि भारत जो है वो 80 देशों को डिफेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सप्लाई कर रहा है। इसमें चाहे वो गोला बारूद हो या फिर बंदूकें हों, ब्रह्मोस का जो है डील हुआ है। आने वाले टाइम में आप देखिएगा ये और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। वहीं यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के रक्षा उत्पाद के निर्यात में पिछले एक दशक मतलब 10 साल, पिछले 10 साल में 34 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। और भारत जो है अपना जो भी डिफेंस रिसर्च कर रहा है तो मिसाइलें बना रहा है, ड्रोन बना रहा है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें जो है काफ़ी जो है मेक इन इंडिया का यहाँ पे प्रभाव देखा गया। बहुत सारे हम लोगों ने स्वदेशी जो मिसाइलें हैं और ड्रोन हैं, रडार है, इन सभी का उपयोग किया है। तो आने वाले टाइम में जो डिफेंस प्रोडक्ट है इनकी डिमांड जो है पूरी दुनिया में और बढ़ने ही वाली है। इसलिए भारत सरकार ने उम्मीद लगाया है कि 2029 तक जो है हम लोग 50,000 को पार कर जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं अभी 25,000 भी नहीं है और आने वाले टाइम में हम लोग जो है 4 साल में दुगना करने की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा 2029 में 50 करोड़ का निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है रक्षा उत्पादों को। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है चीनी सत्र की शुरुआत होती है, जैसे हम लोग वित्तीय वर्ष बोलते हैं उसी तरीके से यहाँ पे शैक्षणिक वर्ष होता है, उसी तरीके से यहाँ पे चीनी सत्र की बात की जा रही है कि जो चीनी सत्र है उसकी शुरुआत कौन से महीने में होती है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई या अक्टूबर। तो याद रखिएगा चीनी सत्र की शुरुआत जो है वो होता है अक्टूबर से लेकर सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसे माना जाता है एक वर्ष चीनी सत्र बोला जाता है। ठीक है, अक्टूबर से लेकर सितंबर तक
मतलब 1 अक्टूबर से लेके जो है वो 30 सितंबर तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो चीनी सत्र कहलाता है। और इसकी शुरुआत पूछ रहा है तो शुरुआत जो है वो अक्टूबर महीने से होगी। देखते हैं अगले प्रश्न को। चीनी सत्र 2025-26 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य कितना निर्धारित किया गया है। जैसे हम लोगों ने एमएसपी पढ़ा है कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होता है, उसी तरीके से गन्ने के लिए जो है वो एफआरपी होता है। एफआरपी उचित एवं लाभकारी मूल्य, फेयर एंड प्रॉफिटेबल रेट। तो वो चीज़ें जो है यहाँ पे होती है। तो पूछा जा रहा है 2025-26 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य कितना निर्धारित किया गया है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 355 रुपये प्रति क्विंटल। पिछले साल जो है ये था 340, तो उसमें आप देखिए तो 15 रुपये जो है प्रति क्विंटल की वृद्धि यहाँ पे की गई है। अब बात है कि एफआरपी अभी हम लोगों ने देखा फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस अर्थात उचित एवं लाभकारी मूल्य। अब इसी में क्या है कि कुछ जो स्टेट है वो एफआरपी से भी अधिक दामों पे इसे देते हैं, तो उसमें ये जो है वो कहलाता है स्टेट एडवाइस प्राइस अर्थात राज्य सलाहकारी मूल्य। और वो कौन कौन से स्टेट हैं, तो ऐसा करने वाले जो है वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सारे जो स्टेट हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और आती है कि ये जो है जो एमएसपी है आखिर ये तय कौन करता है। तो आप ये कंफर्म याद रखिए कि जो एमएसपी है ये तय करने का काम करता है, मतलब जो कमेटी है जो इसे अप्रूव करती है वो होती है आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति अर्थात CCEA हम लोग इसको कहते हैं, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति। और ये करता किस पे है, तो जो कमेटी है, कमेटी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये कमेटी क्या करती है कि जो है रिकमेंड करती है कि इतना होना चाहिए और उसका फैसला जो है आर्थिक मामलों के मंत्रालय के द्वारा लिया जाता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, उसके द्वारा ये रिकमेंडेशन दिया जाता है और उसे अप्रूव करने का काम जो है CCEA के द्वारा किया जाता है। और इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। देखिए सरकार के द्वारा जो है वो 9 मई 2015 को 3 योजनाओं की शुरुआत की गई थी। एक था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। अर्थात इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। और ये तीनों जो योजनाएं हैं वो लागू किया गया था नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अब क्या है कि 9 मई 2015 से 2025 ये इसके पूरे हो गए हैं 10 वर्ष। तो यहाँ से जो है एग्जाम में आपके प्रश्न आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग एक एक करके सभी को देखेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उससे रिलेटेड है, टॉपिक है, उन सभी को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहला पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसके लाभार्थी की मृत्यु पर 2 लाख का जीवन बीमा दिया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इसका सालाना प्रीमियम जो है 436 रुपये है, तो ये भी सही है। और सरकार दावा करती है कि 2 रुपये से कम में प्रतिदिन 2 रुपये से कम में जो है ये आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है। और इसमें जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया 18 से 50 वर्ष। 50 वर्ष तक के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है उसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा एक डेटा भी जारी किया गया है कि पिछले 10 वर्षों में जो है कितने ऐसे लोग हैं जो कि इस योजना में पार्टिसिपेट किए हैं, ये लिए हैं। तो पिछले 10 वर्षों में इसमें जो है 23 करोड़ लोगों ने नामांकन किया है और जो दावा किया है वो 9 लाख लोगों ने किया है। अर्थात एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी इसमें गैप आ रहा है, जितना करोड़ों में लोग जो है नामांकित किए हैं और दावा करने वाले लोगों की संख्या जो है कम है। तो सरकार को इसे और जो है यूजर फ्रेंडली बनाना चाहिए। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वो था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और ये है सुरक्षा बीमा योजना। तो सुरक्षा के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो है 18 से 70 वर्ष। 70 वर्ष तक के लोगों को जो है वो
इसमें कवर किया गया है। और इसमें मृत्यु और विकलांगता दोनों की स्थिति में 2 लाख रुपये का कवर किया जाएगा। और इसका जो सालाना प्रीमियम होगा वो 20 रुपये जो है सालाना होगा, अर्थात 20 रुपये में जो है वो 2 लाख तक का यहाँ पे कवर दे रही है सरकार। योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और एज क्राइटेरिया है 18 से 70 वर्ष, अर्थात इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है अटल पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अटल पेंशन योजना नाम से ही पता चल रहा है कि ये पेंशन अर्थात रिटायरमेंट के बाद की बात की जा रही है, अर्थात जो व्यक्ति 60 साल प्लस होंगे उनको जो है पेंशन के रूप में यहाँ पे कुछ राशि दी जाएगी। तो उसके लिए पहला कंडीशन तो ये है कि वो जो लाभार्थी है वो आयकर दाता नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो इनकम टैक्स जो है वो रिटर्न फाइल नहीं करता हो, तो वो है। दूसरा कि उसका एज जो है वो 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, और जो प्रीमियम है वो उसे 60 वर्ष तक देना होगा, और 60 वर्ष के बाद जो है सरकार उसे पेंशन के रूप में हर महीने देगी। अब कितना पेंशन देगी, क्या देगी, ये डिपेंड करता है कि वो प्रीमियम कितना जमा कर रहा है। तो 60 वर्ष की आयु के बाद जो है 1000 रुपया, 2000, 3000, 4000 और 5000 प्रति माह का पेंशन उसे दिया जाएगा। डिपेंड करता है उसका प्रीमियम का आधार कितना है, अर्थात कितना जो है वो प्रीमियम जमा कर रहा है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है वित्तीय वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंकों को सर्वाधिक मुनाफा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सबसे ज़्यादा जो है भारतीय स्टेट बैंक ने मुनाफा कमाया है, और जो एसबीआई का कुल मुनाफा है वो 70,901 करोड़ का था। 70,901 करोड़ ये अकेले जो है एसबीआई के द्वारा मुनाफा कमाया गया एक वर्ष में। वहीं अगर पूरे जो 12 जो है सार्वजनिक बैंक हैं उनकी अगर बात करें तो वो टोटल 1,78,364 करोड़ रुपया जो है वो मुनाफा कमाई है। और 1,78,000 में कितना एसबीआई ने किया है? तो वो 70,000 से ऊपर, मतलब मान के चल सकते हैं 71,000 करोड़ रुपया जो है सिर्फ एसबीआई के द्वारा किया गया है। लेकिन वहीं अगर परसेंटेज की बात करें तो सर्वाधिक परसेंटेज में जो है वो पंजाब नेशनल का आता है। उसका जो नेट प्रॉफिट था वो 102% का प्रॉफिट जो है इसने हासिल किया है। और ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है बैंकिंग सेक्टर के लिए, क्योंकि एक टाइम जो है बैंकिंग सेक्टर क्या था कि एनपीए में चल रहा था, अर्थात नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बहुत सारे पैसे जो बैंक के थे वो मार्केट में थे और उन्हें जो है वापस नहीं मिल रहा था, लोन जो दिया था वो लोगों के द्वारा चुकाया नहीं जा रहा था। फिर बैंकों के द्वारा आरबीआई के द्वारा पॉलिसी लाया गया और उसमें कुछ चेंजेस किया गया। उन्होंने एक 4R पॉलिसी लाया। 4R पॉलिसी मतलब कि पहले आप रिकॉग्नाइज कीजिए कि कहाँ पे जो है किस सेक्टर में ज़्यादा एनपीए है, कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे एनपीए है, और उस एनपीए को कम कर पहले तो था कि रिकॉग्नाइज करना कि एनपीए है कहाँ। दूसरा था कि उसका रिजोल्यूशन मतलब कैसे जो है उस एनपीए को कम किया जा सकता है, उस पर काम किया गया। तीसरा था रिकैपिटलाइजेशन, अर्थात बैंकों को जो है वो आर्थिक जो है उन्हें पैकेज दिया गया ताकि बैंक जो है अपना जो कार्य है वो और अच्छे से कर सके। तीसरा था रिफॉर्म, मतलब बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म किए गए। उसी का परिणाम है कि काफ़ी सारे बैंकों का मर्जर हुआ और वर्तमान में 12 सार्वजनिक बैंक जो है मौजूद हैं। इसके अलावा और भी समय समय पे आरबीआई के द्वारा रिफॉर्म लाते गए, तब जाके बैंकों में जो है एनपीए की समस्या समाप्त हुई। और जो एक टाइम में जो सार्वजनिक बैंक घाटे में चल रहे थे, आज जो है वो लाखों करोड़ रुपया जो है वो मुनाफा कमा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 1,78,364 करोड़ जो है एक साल का मुनाफा है भारतीय बैंकों का। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है वह राशि जो आरबीआई को अपनी वर्तमान देनदारी को पूरा करने अथवा वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए बनाए रखना होता है, क्या कहलाता है? यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि पूछा जा रहा है आरबीआई को अपनी वर्तमान देनदारी, मतलब आरबीआई को अगर उसके ऊपर कोई भी उसे कुछ चुकाना है, कर्ज वगैरह लाइबिलिटी है, उसे अगर पूरा करना है तो वो जो है कुछ अमाउंट अपने पास जमा रखता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सीआरआर नहीं कहेंगे, उसे एसएलआर नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे सीआरबी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सीआरबी। और ये आरबीआई को जो है वो अपने पास मेंटेन करना होता है, और जो भी उसकी लाइबिलिटी होती है उसे पूरा करने के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
वहीं अगर सीआरआर की बात करें तो ये सीआरआर बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है कैश रिजर्व रेशियो के रूप में उसकी लायबिलिटी को पूरा करने के लिए और कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होता है उसे पूरा करने के लिए। एसीएलआर में सर्टेन परसेंटेज जो है बैंक वो आरबीआई के पास जाके रखती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। बेस रेट की अगर बात करें तो बेस रेट वह रेट होता है जिससे नीचे जो है बैंक कोई भी लोन जो है किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकती है, तो वो एक बेस रेट होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CRB। ठीक है, इसे इसका दूसरा नाम है आकस्मिक जोखिम बफर। आकस्मिक जोखिम बफर, ठीक है, ये इसका जो है फुल फॉर्म हो गया और ये आरबीआई को अपने में मेंटेन करना होता है, CRB। और वर्तमान में ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि आरबीआई ने अपनी CRB की दर को 6.5 से बढ़ाकर 7.5 कर दिया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को लाभांश के रूप में कितनी राशि दी है। देखिए जैसे अभी बैंकों ने मुनाफा कमाया, आरबीआई भी जो है मुनाफा कमाती है और आरबीआई मुनाफा कमाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को लाभांश में से कुछ राशि देती है। तो इस बार 2024-25 के वित्तीय वर्ष में कितनी राशि जो है आरबीआई ने बैंक से केंद्र सरकार को दी है, तो उसने दिया है 2,68,590 करोड़। 2,68,590 करोड़। उसमें अभी हम लोगों ने देखा कि 1,78,000 और कुछ रुपये जो है वो बैंकों का जो है मुनाफा था। उसके अलावा भी जो है आरबीआई ने लगभग 90 लाख का मुनाफा कमाया है, तब जाके 90,000 का मुनाफा कमाया, तब जाके इसको 2,78,000 करोड़ का लाभ हुआ और लाभांश हुआ जो आरबीआई ने केंद्र सरकार को दी है। और ये जो है पिछले वित्त वर्ष से 27% अधिक लाभांश दिया गया। ये काफ़ी बड़ी बात है कि आरबीआई ने पिछले फाइनेंशियल ईयर से 27% से अधिक लाभांश जो है गवर्नमेंट को यहाँ पे दी है। तो इससे गवर्नमेंट को काफ़ी फ़ायदा होता है और गवर्नमेंट को जो है अपने पॉलिसी बनाने में या फिर जो वित्तीय घाटा है उसे पूरा करने में काफ़ी मदद मिलती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। देखो भारत जो है जीडीपी के मामले में किस देश को अभी पीछे छोड़ा है और वो 4th नंबर पे आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस, इन चारों में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और जापान को पीछे छोड़ने के बाद भारत जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, 4th। देखते आगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वो जारी करता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है। और ये कई बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसी के द्वारा जो एक रिपोर्ट जारी किया गया था उसमें बोला गया था कि भारत जो है विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो बात आती है कि भारत चौथी बना है तो पहले 3 नंबर पे कौन है। तो सबसे बड़ी जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो है USA, जो $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। चीन जो है वो $19 ट्रिलियन का है। बाकी की जो कंट्री है वो सिंगल डिजिट में ही है, वो $4 ट्रिलियन का जर्मनी है 4.74 और भारत जो है 4.187। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत जल्द ही जो है जर्मनी को ओवरटेक कर लेगा और भारत जल्द जो है वो 3rd नंबर पे विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फिलहाल भारत जो है विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और अभी हाल में जो है किस को पीछे छोड़ा है, तो भारत ने हाल ही में जापान को पीछे छोड़ा है। तो ये भी जो है आप याद रख सकते हैं। और जापान के बाद जो है 5वें नंबर पे जापान आ गया और 6 नंबर पे ब्रिटेन है, उसके बाद फ्रांस है। मतलब भारत इन सारे देशों से जो है काफ़ी आगे आ गया है। ठीक है, देखते आगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 कि उल्लास योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित साक्षरता कार्यक्रम है। यह 2022-27 के लिए लागू की गई है। 15 वर्ष से अधिक आयु के स्कूल नहीं जाने वाले को साक्षर बनाने का इसमें कार्य किया जाता है और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो उल्लास योजना है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग
लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। सोसाइटी में कोई भी जो है वो छोटा ना रहे, चाहे वो किसी उम्र का हो। 15 वर्ष से अगर अधिक उम्र का है तो उसे जो है उल्लास योजना के तहत साक्षर करने का कार्य किया जा रहा है। ये 2022 से 2027 ये 5 साल के लिए जो है ये लाया गया था। देखो 1 से 14 साल मतलब 5 से 14 साल के बच्चों को तो निःशुल्क शिक्षा गवर्नमेंट दे ही रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई कुछ बच्चे अगर नहीं पढ़ पाते, कोई भी उम्र के हो, अगर वो नहीं पढ़ पाते, साक्षर नहीं हो पाते, तो वैसे में उनको जो है इस योजना के द्वारा साक्षर करने का सरकार प्रयास कर रही है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलोक जोशी। आलोक जोशी जो है वो रॉ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और उन्हें जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का जो है नया अध्यक्ष बनाया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। देखिए भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के जो नए उप प्रमुख बने हैं वो बने हैं आशुतोष दीक्षित। आशुतोष दीक्षित को जो है भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। और नया उप प्रमुख बनाया गया है, यहाँ पे थोड़ा सुधार करना होगा। जो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं नर्मदेश्वर तिवारी को। ठीक है, नर्मदेश्वर तिवारी ये ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी योगदान दिया था इन्होंने, और ये बिहार से ये बिलोंग करते हैं, और इन्हीं को जो है नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। अगर बात करें भारतीय वायुसेना का प्रमुख कौन है, तो वो जो है अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के ये प्रमुख हैं। वहीं अगर बात करें आशुतोष दीक्षित की, तो आशुतोष दीक्षित को जो है वो बनाया गया है चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ CIDS। मतलब जो भी डिफेंस स्टाफ है उनको इंटीग्रेटेड रूप में उनके हित में जो कार्य करने का जिम्मा दिया गया है वो दिया गया है आशुतोष दीक्षित को। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अर्थात UPSC के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाया गया अजय कुमार को। अजय कुमार UPSC के नए अध्यक्ष होंगे, और ये किनका स्थान लेंगे, तो ये लेंगे प्रीति सूदन का स्थान जो है अजय कुमार लेंगे। और UPSC की अगर बात करें तो UPSC में जो सदस्य नियुक्त होते हैं वो 6 वर्ष के लिए होते हैं, और 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष उनकी उम्र तक जो पहले हो जाए वहाँ तक जो है वो सर्व करते हैं एक UPSC के मेंबर के रूप में। और इनमें जो अधिकतम सदस्य होते हैं वो अध्यक्ष के अलावा टोटल 10 होते हैं, और अध्यक्ष को अगर शामिल कर दिया जाए तो टोटल 11 सदस्य जो है UPSC में होते हैं, और अध्यक्ष के अलावा 10 और ऐसे। और वर्तमान UPSC के अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे अजय कुमार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 की पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अर्थात PFRDA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। देखो हर चीज़ का एक रेगुलेटिंग बॉडी होता है, जैसे बैंकों का जो है RBI होता है, वैसे ही जो पेंशन का है पेंशन वाले का जो है PFRDA होता है, और जो स्टॉक मार्केट है उसका SEBI होता है। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि PFRDA के नए अध्यक्ष कौन है, जो पेंशन फंड और नियामक विकास प्राधिकरण है उसके नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है। तो उसके नए अध्यक्ष बनाया गया है S रमन को। S रमन इसके नए अध्यक्ष बने हैं, और इसके पहले जो है वो दीपक मोहंती थे, और दीपक मोहंती का स्थान जो है S रमन ने लिया है। देखते अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है 267वें पोप के रूप में किसे चुना गया है। पोप फ्रांसिस 14, पोप लियो 14, पोप 15, पोप चैपल 14। इसका सही आंसर होगा पोप लियो 14। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो नए पोप बने हैं वो 267 बने, अर्थात 267 में पोप जो है बने हैं। पोप होता क्या है, तो ईसाई धर्म का जो है सबसे बड़ा जो धार्मिक प्रवर्तक होते हैं उसे पोप कहते हैं। अभी चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वर्तमान पोप थे पोप फ्रांसिस उनका निधन हो गया है, उसके बाद नए पोप का चुनाव हुआ। नए पोप का जो चुनाव होता है वो पूरे विश्व में जो भी कार्डिनल होते हैं अर्थात जो सीनियर पोप होते हैं, सीनियर जो पोप होते हैं उन्हीं में से एक को जो यहाँ पे चुना जाता है, ईसाई धर्म के जो सीनियर होते हैं उनको। तो पहली बार क्या है यहाँ पे जो पोप बने हैं पोप लियो 14 ये USA के है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हाल में जो है पोप लियो 14 को
पोप के रूप में चुना गया है, 267 में पोप के रूप में चुना गया है, तो उनका संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा उनका संबंध जो है यूएसए से है, अमेरिका से है। अमेरिका के कार्डिनल रॉबर्ट प्रीबोस्ट, इनका जो मूल नाम है वो है रॉबर्ट प्रीबोस्ट, और इन्हीं को जो है पोप के रूप में चुना गया है। और जब पोप के रूप में इनका चुनाव हुआ तो इनका नाम जो है वो हो गया पोप लियो 14, और वास्तविक नाम क्या है? तो रॉबर्ट प्रीबोस्ट। कार्डिनल एक पोस्ट होता है, और इनका संबंध कहाँ से है? तो यूएसए से है। यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहली बार जो है किसी अमेरिकी पोप का चुनाव हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो नए पोप बने हैं वो हैं पोप लियो 14, और उनका संबंध यूएसए से है। उनका मूल नाम रॉबर्ट प्रीबोस्ट है। और इसमें जो है भारत की ओर से भी जो है राज्यसभा के जो सदस्य थे वो हरिवंश राय, उनके वो यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे शपथ ग्रहण समारोह में। इसके अलावा पोप का जो शपथ ग्रहण समारोह होता है वो रोम की वेटिकन सिटी में होता है। भारत की ओर से 4 कार्डिनल जो है इसमें गए थे, जो वोटिंग प्रक्रिया में भाग लिए थे। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में पद और उनका प्रमुख का सही मिलान कीजिए। पहला है सीबीआई, तो सीबीआई के निदेशक हैं प्रवीण सूद। खुफिया ब्यूरो अर्थात आईबी के निदेशक हैं तपन कुमार डेक्का, और डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। ये तीनों चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि तीनों का जो कार्यकाल है उसमें 1 वर्ष की जो है वो वृद्धि की गई है, इसलिए ये चर्चा में है। तो याद रखिएगा सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद, आईबी के तपन कुमार डेक्का, और डीआरडीओ के समीर वी कामत। देखते अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है वर्ष 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार किसे घोषित किया है? देखो, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसे हम लोग सैफ के नाम से भी जानते हैं। तो सैफ के द्वारा यहाँ पे जो प्राइज दिया गया है तो उसी की बात यहाँ पे किया जा रहा है। सैफ SAFF क्या हुआ? SAFF एस यहाँ हो जाएगा, साउथ एशियन। अच्छा, ये तो साउथ एशियन हो गया। जो ये प्राइज़ दिया गया है वो AIFF के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो अखिल भारतीय, AI मतलब हो गया अखिल भारतीय, तो एक अखिल भारतीय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उसके द्वारा जो है वर्ष 2024-25 का अखिल भारत जो सबसे पुरुष फुटबॉलर का खिताब है वो दिया गया सुभाशीष घोष को दिया गया है। और ये है कहाँ से? तो ये मोहन बगान जो टीम है, मोहन बगान टीम से है, इनका संबंध बंगाल से है, इनको दिया गया है। इसके अलावा जो विशाल कैथ है, विशाल कैथ, ये बेस्ट गोलकीपर का इन्हें अवार्ड दिया गया है। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड इनको दिया गया है। वहीं होनहार खिलाड़ी का जो अवार्ड है वो दिया गया ब्रिसन फर्नांडिस को। 2024-25 के होनहार खिलाड़ी का अवार्ड यहाँ पे दिया गया, प्रोमोटिंग प्लेयर। और खालिद जमील जो है ये कोच हैं, इन्हें जो है कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो याद रखिएगा AIFF के द्वारा जो है 2024-25 के लिए जो बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड है वो दिया गया सुभाशीष घोष को, गोलकीपर विशाल कैथ। देखते हैं अगले प्रश्न को। ये तो पुरुष कैटेगरी का था। वहीं अगर महिला कैटेगरी की बात करें तो AIFF के द्वारा जो है सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है सौम्या गोगुलुथ को दिया गया है। और सौम्या गोगुलुथ का जो संबंध है वो ईस्ट बंगाल FC, ईस्ट बंगाल FC उसकी उस टीम से ये खेलती हैं, और उनको ये जो है प्राइज दिया गया, बेस्ट फुटबॉलर का प्राइज दिया गया है। वहीं अगर बात करें पंथोई चानू को, तो पंथोई चानू जो है वो बेस्ट गोलकीपर है, और बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड इनको दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? देखो, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता से रिलेटेड है। और ये जो दिया गया है वो दिया गया ला प्रेंसा निकारागुआ का एक समाचार पत्र है, उसे ये अवार्ड दिया गया है। और ये देता कौन है? गिलर्मो कैनो, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पुरस्कार है, ये दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। तो एक बड़ी संस्था के द्वारा ये दिया जा रहा है, तो हम लोगों को ये याद रखना चाहिए। गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार ये दिया गया ला प्रेंसा को, और इसके तहत जो है वो $25,000 इन्हें पुरस्कार राशि दी जाएगी। और ये समाचार पत्र निकारागुआ का है। देखते अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है जन सेवा का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है?
पहले देखो पुलित्जर पुरस्कार ये दिया जाता था पत्रकारिता के क्षेत्र में, लेकिन आज के टाइम में जो है 23 ऐसे कैटेगरी हैं जहाँ पे ये प्राइज़ दिया जाता है, पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा और संगीत। तो उसमें अब पूछा जा रहा है, अलग अलग कैटेगरी में नहीं पूछा जाता है, मेनली एक दो ही हैं जिसमें पूछा जाता है, या फिर अगर किसी भारतीय को किसी कैटेगरी में दिया जाएगा तब वो जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जन सेवा का पुलित्जर पुरस्कार, तो वो दिया गया है प्रो पब्लिका, जो प्रो पब्लिका है उसे ये दिया गया है। तो याद रखिएगा प्रो पब्लिका ये है कहाँ की, तो ये कैलिफोर्निया की है, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया का एक न्यूज एजेंसी है, उसके 4 पत्रकारों को जो यहाँ पे दिया गया जनसेवा का पुलित्जर पुरस्कार। वहीं अगर अलग अलग कैटेगरी में बोले तो ब्रेकिंग न्यूज़ में जो है वाशिंगटन पोस्ट को मिला है, और नेशनल रिपोर्टिंग के लिए वॉल स्ट्रीट जो जनरल है उसे दिया गया। तो उतना हम लोगों को याद नहीं रखना है, मेनली हम लोग याद रखेंगे कि जो जनसेवा का पुलित्जर पुरस्कार है वो दिया गया है प्रो पब्लिका को, और ये कैलिफोर्निया के 4 पत्रकारों को यहाँ पे दिया गया है। क्योंकि देखो अगर टोटल देखना शुरू करोगे तो इसमें तो टोटल जो है 23 कैटेगरी होता है, और सारा कैटेगरी हम लोग देख नहीं सकते हैं, और सारा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इंपॉर्टेंट वो होता है जैसे जनसेवा वाला इंपॉर्टेंट हो गया, ये मेन में आ जाता है, पब्लिक को दिया जा रहा है, और दूसरा अगर कोई इंडियन है तब हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट होगा। संगीत का जो पुलित्जर पुरस्कार है वो दिया गया है सूसी इबारक को, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, और पुरस्कार राशि जो है $15,000 इसमें दी जाती है। आगे स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 किसे प्रदान किया गया, तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 ये दिया गया है प्रोफेसर गुंटूर ब्लॉच, प्रोफेसर गुंटूर ब्लॉच को जो है ये दिया गया है। और इनको क्यों दिया गया, तो इनको ये दिया गया है बाढ़ जोखिम विश्लेषण और वाटर मैनेजमेंट के लिए, जो अपने क्षेत्र में ये काम किए हैं उसके कारण इनको ये प्राइज दिया गया है। और ये वर्तमान में जो है वियना जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ये कार्यरत है। तो याद रखिएगा प्रोफेसर गुंटूर ब्लॉच, और ये बाढ़ जोखिम विश्लेषण और वाटर मैनेजमेंट के ऊपर जो है काम करने के लिए इनको ये प्राइज दिया गया है। अगला इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है, तो उसके विजेता हैं बानू मुश्ताक। देखो बानू मुश्ताक के द्वारा जो बुक लिखी गई है उसके लिए इनको जो इन्हें ये दिया गया है, ठीक है। हर्ट लैम्प, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है बानू मुश्ताक के द्वारा, हर्ट लैम्प, उनके लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया। लेकिन ये जो बुकर पुरस्कार है वो दिया जाता है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिखा हुआ रहता है उसको, जबकि जो बानू मुश्ताक के द्वारा लिखा गया है हर्ट लैम्प ये कन्नड़ लैंग्वेज में है, ठीक है। ये किस लैंग्वेज में है, कन्नड़ में। तो कन्नड़ से जो ट्रांसलेट करने का काम किए हैं वो ट्रांसलेट का काम किया है दीपा भारती के द्वारा। तो दीपा भारती के द्वारा जो ये किया गया, तो इनको भी जो है संयुक्त रूप से ये दिया गया। तो आपको अगर कोई एक ऑप्शन में है तो बानू मुश्ताक या दीपा भारती लगा सकते हैं, अगर दोनों में है और मोर देन वन है तो वहाँ पे दोनों आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया बानू मुश्ताक को, और जो बुक है उसका नाम है हर्ट लैम्प, और ये किस भाषा में लिखा गया है, कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। और पहली बार है कि कन्नड़ भाषा की किसी पुस्तक को जो है ये प्राइज दिया गया है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025। तो याद रखना है हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरीज बानू मुश्ताक के द्वारा लिखा गया, और अनुवादक जो है वो दीपा भारती है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस खिलाड़ी को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दी गई है। जैसा कि हम लोग टाइम टू टाइम देखते हैं कि जो खिलाड़ी अच्छा करते हैं उन्हें जो है सम्मानित करने के लिए आर्मी के द्वारा एक पोस्ट दिया जाता है। तो टेरिटोरियल आर्मी के द्वारा जो है लेफ्टिनेंट कर्नल का पोस्ट दिया गया है यहाँ पे नीरज चोपड़ा को। तो याद रखना है नीरज चोपड़ा को जो है लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दिया गया है। अगला है 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डी मोर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। देखो कांस फिल्म महोत्सव में क्या होता है कि जो फिल्म अच्छी होती है उसे पाम डी मोर का प्राइज़ दिया जाता है। तो इस बार जो ये प्राइज़ दिया गया है एक ईरानी मूवी है अनसिंपल एक्सीडेंट, ठीक है, अनसिंपल एक्सीडेंट, उसके लिए जो है ये प्राइज़ दिया गया है 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025।
तो याद रखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपका 2025 नहीं देके सिर्फ 78वां दे दिया जाता है कि 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल में किसे दिया गया। तो आपको इसलिए ये याद रखना है कि 78 जो कांस फेस्टिवल था उसमें जो बेस्ट फिल्म थी वो थी अनसिंपल एक्सीडेंट। और ये कहाँ की मूवी है, तो ये ईरानी मूवी है और इसकी जो डायरेक्टर है वो है जाफ़र पनाही। जाफ़र पनाही वो इसके डायरेक्टर है। वहीं अगर इसके वेस्ट हीरो की बात करें कि 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहा, तो वो वैगनर मौरा। वैगनर मौरा वैगनर मौरा को जो है इनका जो मूवी था द सीक्रेट एजेंट, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया। द सीक्रेट एजेंट, उसके लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, वैगनर मौरा। और जो अभिनेत्री हैं वो नादिया मिलेटी। नादिया मिलेटी, उनको जो है वो दिया गया सबसे अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया द लिटिल सिस्टर के लिए। द लिटिल सिस्टर के लिए। और ये सारी जो फैक्ट है आपको जो है पीडीएफ में मिल जाएगा। और पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप क्यूआर कोड को भी स्कैन करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। भारत सरकार के द्वारा जो है आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। तो कब किया गया, तो ये तारीख डिसाइड किया गया 23 सितंबर। 23 सितंबर को जो है प्रतिवर्ष अब आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने का इसका संभावना है। अगला है, आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है। ये बुक किसने लिखा है, आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है वो किसने लिखा है, तो ये जो लिखे हैं वो बहुत फेमस व्यक्ति हैं, शशि थरूर। शशि थरूर के द्वारा जो है आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन के बुक जो है वो लिखा गया है। और ये प्रश्न आपका एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि ये जो भी यहाँ पे बतलाया जा रहा है वो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और इसी तरीके के प्रश्न जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा बाकी का भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे नजमा हिपतुल्ला। तो नजमा हिपतुल्ला के द्वारा जो है इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी ये पुस्तक लिखी गई है। इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी ये किसके द्वारा लिखा गया, नजमा हिपतुल्ला के द्वारा लिखा गया है। वहीं एमिली हेनरी के द्वारा जो है ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ, ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ ये पुस्तक लिखा गया एमिली हेनरी के द्वारा। और आवर इन्फिनाइट फेट्स ये लिखा गया लॉरा स्टीवन। आवर इन्फिनाइट फेट्स लॉरा स्टीवन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। तो याद रखिएगा, जो नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट है इस बार 2025 में वो आपका न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। और यहाँ पे इसका एक नया जो है वो एब्रीविएशन दिया गया कि इस मतलब क्या है कि एम्पावर एक्ट स्ट्रेंथ एंड ट्रांसफॉर्म। ये जो है इसका एक नया यहाँ पे वर्जन दिया गया या फिर नया एब्रीविएशन दिया गया। ई से आपका हो गया एम्पावर, ए से एक्ट, एस से स्ट्रेंथ एंड टी से ट्रांसफॉर्म। ये जो है इसका नया जो है एब्रीविएशन है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है बेप्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो बेप्स है क्या, तो बेप्स आपका जो इंटरटेनमेंट जो सेक्टर है, तो चाहे वो ऑडियो हो या विजुअल हो, तो उसके जो भी उससे जुड़े हुए मेन कलाकार हैं उनको एक मंच प्रदान किया गया। और वहाँ पे बात किया गया कि कैसे फ्यूचर में जो है हम और क्रिएटिव चीज़ें ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू पीपल डिमांड, और उनके हित के लिए किस तरीके का कंटेंट अच्छा होगा। मतलब उसी पे जो है इंटरटेनमेंट को और बढ़ावा देने के लिए ये एक समिट किया गया था और ये ग्लोबल समिट था, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। वेब्स का जो पूरा नाम था वो है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। और ये आयोजित किया गया था मुंबई में। ठीक है, मुंबई में ये जो जियो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। और इसका जो थीम था वो था कनेक्टिंग क्रिएटर कनेक्टिंग कंट्रीज। अलग अलग देशों के जो क्रिएटर है वो यहाँ पे आए थे, तो इसका थीम था कनेक्टिंग क्रिएटर कनेक्टिंग कंट्रीज। देखते अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि महारानी देवी
अहिल्याबाई होलकर की स्मृति पर कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? देखिए, जो इंदौर की महारानी थी, होलकर रियासत की जो महारानी थी देवी अहिल्याबाई होलकर, उनके स्मृति पे जो है अभी हाल ही में 300 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। कितने रुपये का? 300 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। तो याद रखना है आपको कि इंदौर की जो महारानी होलकर की महारानी थी अहिल्याबाई होलकर, उनके स्मृति में 300 रुपये का जो है स्मारक सिक्का जारी किया गया। और इस प्रकार के प्रश्न भी पहले भी पूछे जा चुके हैं। बीपीएससी में भी जो है ये प्रश्न ऐसा पूछा गया था, जैसे रुपया के यहाँ 300 रुपये का जारी किया गया है या 200 का, इस तरीके के प्रश्न वहाँ पे पूछे गए थे। देखते अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि रिकॉर्ड 31वीं बार एवरेस्ट शिखर पर पर कौन पहुंचा है, पहुंचने वाला कौन है? तो वो है कीमा रीता शेरपा। ठीक है, कामी रीता शेरपा ये जो है 31वीं बार एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। और जैसा कि हम लोग को मालूम है कि एवरेस्ट 8,848.8 मीटर जो है वो ऊंचा है और उस पर जो है 31 बार ये चढ़ाई की है। तो ये काफ़ी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि एक बार जो है लोग नहीं चढ़ पाते और ये 31 बार लगभग हर एक साल ये जो यहाँ पे चढ़ाई करती है। वहीं अगर शेरपा वो लोग होते हैं जो कि अभ्यस्त होते हैं और उस रीजन के होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें केटन कुल जो है इन्होंने 19 बार जो है एवरेस्ट पे चढ़ाई की है और ये ब्रिटेन की हैं और ये 19 बार जो है एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। तो आपको याद रखना है 31वीं बार एवरेस्ट पे चढ़ने वाला कामी रीता शेरपा है। देखते अगले प्रश्न को। सैफ अंडर-19 चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी देखा था, सैफ मतलब साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। तो उसके द्वारा जो है अंडर-19 चैंपियंस 2025 इसका आयोजन किया गया था। आयोजन कहाँ किया गया? तो आयोजन हुआ था भारत में, इंडिया में जो है इसका आयोजन किया गया था भारत में। और भारत में जो है आपका जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है वहाँ पे ये हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है यूपिया, तो यूपिया में जो है ये खेला गया था। फाइनल जो मैच है वो वहीं पे खेला गया। अब पूछा जा रहा है कि 2025 का आखिर विजेता कौन है? तो विजेता जो है वो भारत ही बना है और उसने हराया किसे? तो बांग्लादेश को जो है उसने हराया है। अंडर-19 चैंपियंस सैफ अंडर-19 चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता भारत है, आयोजक भी भारत था और हराया किसे है? तो बांग्लादेश को है। वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। देखते अगले प्रश्न को। भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर KL श्रीहरि का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध जो है वो तमिलनाडु से है। इनका संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से। पहला चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि 86वें ग्रैंड मास्टर बने कौन है? तो KLR श्रीहरि, KLR श्रीहरि ये जो है भारत के 86 जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं और इनका संबंध तमिलनाडु से है। देखते अगले प्रश्न को। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? देखो, टेस्ट चैंपियनशिप ये पूरे साल होता है और मेन पूछा जा रहा है कि फाइनल का आयोजन कहाँ किया गया, जो फाइनल मैच था वो कहाँ खेला गया? तो फाइनल मैच खेला गया इंग्लैंड के लॉर्ड्स में। ठीक है, लॉर्ड्स में खेला गया था। अब इसमें कौन कौन सी टीमें जो है पार्टिसिपेट की थी और फाइनल में, और कौन जो है इसमें विजेता हुआ है? तो देखो, बोल रहा है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन है? तो इसका विजेता बना है दक्षिण अफ्रीका और पहली बार ही जो है दक्षिण अफ्रीका टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता बना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका वर्सेज ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में मैच था जिसमें जो है दक्षिण अफ्रीका जीता है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो पराजित होता है। तो याद रखिएगा, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का विजेता जो है दक्षिण अफ्रीका है और खेला गया था मैच आपको फाइनल इंग्लैंड में। उप विजेता जो है वो ऑस्ट्रेलिया है और इस बार काफ़ी हैवी अमाउंट इनको दिया गया है। जो विजेता है उनको $36 लाख मिला है, जबकि जो उप विजेता है उनको $21 लाख जो है वो इनाम राशि दी गई है। आगे कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा और विराट कोहली। रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है लगभग एक सप्ताह के अंतराल पे दोनों ने जो है अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी और दोनों भारत के बहुत बड़े क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। दोनों का बहुत बड़ा योगदान भारतीय क्रिकेट में रहा
और दोनों ने जो 10,000 से ज़्यादा रन बनाया। अगर रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा ने जो है वो 11,000 से ऊपर रन बनाया है। वहीं विराट कोहली ने जो है वो 14,000 से ज़्यादा रन यहाँ पे बना चुके हैं। तो इन दोनों का काफ़ी योगदान था। और ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ वनडे मैच में, वनडे में जो है इतना रन उन्होंने बनाया है। तो दोनों के द्वारा यहाँ पे संन्यास ले लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली के कुल कितने शतक हैं। देखो, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट की सिर्फ बात कर रहे हैं, टेस्ट में कितने शतक हैं। तो जो टेस्ट मैच है उसमें जो टोटल जो है वो 30 शतक है। कितने? 30 शतक जो है वो टेस्ट क्रिकेट में है। वहीं अगर वनडे की बात की जाए तो वनडे में जो है विराट कोहली के 51 शतक हैं। 51 शतक जो है विराट कोहली ने वनडे में लगा चुके हैं। और इनका जो टोटल रन है वो 14,181 रन इन्होंने वनडे में बनाए। इसके अलावा T20 में भी ये शतक लगा चुके हैं, अर्थात तीनों फॉर्मेट में ये शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। देखते आगे। पूछा जा रहा है खेलो, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और देख लेते हैं कि रोहित शर्मा ने आखिर कितने शतक लगाए हैं। देखो, यहाँ पे कोई कंपेरिजन नहीं हो रहा है, बस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है कि रोहित शर्मा ने जो है 12 टेस्ट में शतक लगाए हैं, जबकि विराट कोहली ने 30 शतक लगाए हैं। रोहित शर्मा ने जो वनडे में 32 शतक लगाए हैं और विराट कोहली ने जो है वो 51 शतक लगाए हैं। देखते अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किसने किया, अर्थात कहाँ किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। देखो, कई सारे कैटेगरी होता है खेलो इंडिया में, यहाँ पे पूछा जा रहा है यूथ गेम्स 2025 का। तो यूथ गेम्स जो है वो इस बार बिहार में खेला गया और बिहार इसका आयोजन कर रहा था। अलग अलग 5 जिलों में इसका आयोजन हुआ है, जैसे पटना, बेगूसराय, गया, भागलपुर और राजगीर। ये 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इसका आयोजन किया गया था, 5 ऐसे जिलों में। और इस बार जो शुभंकर था वो था गज सिम्हा जो है बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर रहा है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में ओवरऑल चैंपियन कौन रहा है। तो ओवरऑल चैंपियन जो है इस बार महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने जो है वो टोटल 158 पदक इस प्राप्त किए हैं। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ भी है कि महाराष्ट्र ने 58 गोल्ड, 47 रजत और 53 कांस्य पदक अपने नाम किया। टोटल जो है 158 पदक अपने नाम किए हैं। और बिहार जो है वो 15वें स्थान पे रहा। बिहार ने 7 गोल्ड, 11 रजत और 18 जो है कांस्य अपने नाम किया, अर्थात कुल 36 पदक जो है बिहार ने अपने नाम किया। देखते अगले प्रश्न। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किसने की। यहाँ पूछा जा रहा है कि विश्व टेबल टेनिस का जो है मेजबानी किसने किया था। तो इसका मेजबानी किया है कतर ने। कतर के द्वारा ये आयोजन किया गया और इसमें जो है आयोजन किसने किया, कतर ने। विजेता जो है कौन रहा, चीन जो है वो मेल सिंगल, फीमेल सिंगल और महिला युगल, महिला डबल, इसमें जो है वो अपना पदक लाती है, मेडल लाती है। और मिश्रित युगल में भी जो है चीन का दबदबा रहता है। सिर्फ पुरुष युगल था जहाँ पे जापान ने जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया या नंबर 1 फिर विजेता रहा। ठीक है, तो बाकी अगर पूछा जाए कि विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी किसने की, तो वो हो जाएगा कतर। और विजेता कौन रहा, तो वो चीन रहा। याद रखिएगा, टेबल टेनिस। देखते अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है 2024-25 में सबसे अधिक FDI भारत को किस देश से प्राप्त हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर से जो है सबसे ज़्यादा FDI जो है भारत आया था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है FDI आता है सिंगापुर से। सिंगापुर के बाद दूसरे स्थान पे मॉरिशस है और 3rd नंबर पे जो है USA है। 3rd नंबर पे आपका USA। यहाँ से भी जो है FDI जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में काफ़ी मात्रा में आए हैं। और बताया जा रहा है कि भारत जो है में जो है कुल 112 देशों ने जो है इन्वेस्टमेंट किया था FDI के द्वारा। अगला है कि वर्ष 2024-25 में किस राज्य को सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ। देखो, FDI किस देश से प्राप्त हुआ वो तो हम लोगों ने देख लिया कि सिंगापुर से जो है सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है। ठीक है, सिंगापुर के बाद मॉरिशस था और उसके बाद जो है USA था। लेकिन राज्यों में किस राज्य में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट FDI के द्वारा हुआ, तो वो आ जाएगा पहले नंबर पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली और उसके बाद गुजरात।
अर्थात पहले नंबर पे आ जाएगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है एफडीआई का निवेश किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है सतत विकास लक्ष्य के अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 2030 तक मातृ मृत्यु दर MMR को घटाकर 70 या उससे कम करना है, तो ये सही है। पहले हम लोग जानते हैं कि मातृ मृत्यु दर होता क्या है। तो देखो, इसमें जो काउंट किया जाता है 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म देने में कितनी माताएं जो है उनका देहांत हो गया और वो मर गई, तो वो इसमें काउंट किया जाता है। तो 1 लाख में जो है 70 अभी भी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी मृत्यु जो है वो प्रसव के दौरान हो गई थी। तो ये जो है पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा है 2030 तक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर 25 प्रति हज़ार से कम करना, तो ये भी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत आता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो 2030 तक का टारगेट देता है। तो 2030 तक जो है बोला गया है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में जो मृत्यु दर है वो 25 लाना है प्रति हज़ार में। अर्थात ये कि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है उसमें प्रति 1000 बच्चों में कितने बच्चों की जो मृत्यु है वो 5 वर्ष पूरा करने के पहले हुई है वो देखा जाता है। तो उसका जो टारगेट है वो है 25 करना। वहीं अगर देखें 2030 तक नवजात मृत्यु दर, नवजात उसे कहा जाता है जो कि जन्म से 29 दिन तक, जन्म से 29 दिन के अंतर्गत जिसकी मृत्यु हो जाती है वो कहलाता है नवजात मृत्यु। ठीक है, और इसको जो काउंट किया जाता है ये भी प्रति 1000, अर्थात 1000 बच्चों में कितने ऐसे बच्चे थे जिनकी मृत्यु हुई। तो इसका जो टारगेट रखा गया है कि कम करके हम लोग 12 पे इसको लाएंगे। तो उपरोक्त में से सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि 2017 से 2021 का जो टाइम पीरियड है उसमें एक सर्वे करवाया गया था और उसका जो रिजल्ट है वो मई 2025 में जारी किया गया है रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा। तो उसमें क्या कुछ बोला गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। उसमें ये बताया गया है कि जो जीवन प्रत्याशा है वो 69.8 होना चाहिए, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति जो है वो कितना वर्ष जी सकता है, तो 69.8। वहीं बोला गया कि पुरुषों में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा जो है वो दिल्ली में है और महिलाओं में केरल, अर्थात केरल की महिलाएं जो है 77 एज तक जिंदा रहती है एवरेज, और दिल्ली में 73। वहीं अगर शिशु मृत्यु दर की बात करें तो ये घट के जो है वो 27 आ गया है। और नवजात जो है अभी हम लोगों ने देखा जन्म से 29 तक, तो ये जो है 1000 जीवित बच्चों में घटकर जो है 19 रह गया। और जबकि अगर हम लोग टारगेट को देखें तो टारगेट से हम लोग थोड़ा ही कम है, नवजात वाले में 12 होना है जबकि हम लोग हैं 19 पे। वही 5 वर्ष से उम्र, ये देखो चाइल्ड और एक शिशु दोनों अलग होता है। चाइल्ड वाले में 5 वर्ष से होता है और जो शिशु मृत्यु दर होता है वो आपका जो है 1 वर्ष से कम उम्र का होता है, जन्म से 1 वर्ष। तो ये दोनों में जो थोड़ा सा डिफरेंसेज है और ये दोनों जो है 1000 बच्चों पे होता है। सिर्फ मातृत्व मृत्यु दर वो 1 लाख पे होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है विपणन वर्ष 2025-26 के लिए खरीफ फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सर्वाधिक वृद्धि किस फसल में की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइजर सीड। नाइजर सीड में जो है लगभग 800 रुपये की वृद्धि की गई है। ठीक है, 800 से अधिक रुपये की वृद्धि की गई है एमएसपी के तहत। और अभी हम लोगों ने देखा था कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा जो है ये सिफारिश की जाती है कि कितना जो है किस फसल का एमएसपी होगा। हालांकि इसका एक अलग फार्मूला भी है कि जितना जो है लागत लग रहा है लागत का जो है वो दुगना होना चाहिए। ठीक है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा जो है ये सिफारिश किया जाता है और मूल्य आयोग की सिफारिश के बाद जो CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उसके द्वारा ये किया जाता है और इसके जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। वहीं धान का समर्थन मूल्य को अगर देखें तो धान का समर्थन मूल्य 2369 रुपये है, 2369 रुपये। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किए गए अंतिम अनुमान के अनुसार 2024-25 में भारत का GDP ग्रोथ कितना था। देखो ये बात करें 2024-25 अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 2025-26, अर्थात पिछले साल कितना हम लोगों ने GDP ग्रोथ किया वो पूछा जा रहा है। और ये फाइनल डेटा नहीं है लेकिन फाइनल के पहले का डेटा है, अनंतिम अनुमान है।
और बोला गया कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रहा वो 6.5% रहा। हालांकि जीडीपी ग्रोथ में गिरावट आई है, लेकिन बाकी देशों की तुलना में देखें तो यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है। 6.5% का जीडीपी ग्रोथ देखने को मिला है। तो इस प्रत्युत्तर दर्पण जुलाई महीने का जो प्रत्युत्तर दर्पण था उसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनको सभी जो है एमसीक्यू के रूप में यहाँ पे आपको कर दिया गया है। आप पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा। और इसका जो पीडीएफ है आपको आंसर सहित टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे स्कैन करके जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट और पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।